हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये जो सारे टूल्स हैं ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने जो जीन क्लोनिंग की वीडियो देखी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर मैंने लिंक लगा दिया है, इससे आप चेक कर सकते हैं। तो जीन क्लोनिंग में हमने जो जो चीज़ें यूज़ की थी वही सारे टूल्स जो हमारे RDT में भी तो यूज़ हो रहे हैं। तो उन्हीं सबको देखते हैं क्या क्या हमारे टूल्स हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास 3 टाइप के टूल्स होने चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर RDT। वो 3 टूल्स क्या क्या हैं? एंजाइम्स, सेकंड है हमारे पास वेक्टर और थर्ड है हमारे पास कॉम्पिटेंट होस्ट। तो इन तीनों चीज़ों का हमने यूज़ किया है हमारे जीन क्लोनिंग में। अब देखते हैं बच्चों कैसे किया हमने। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा एंजाइम थे। आपने देखा था एक जो फ्रैगमेंट था पूरा डीएनए का, ये स्ट्रैंड है, इसमें से हमें कोई एक डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए था, पूरा नहीं चाहिए था। तो उसको हमने यहाँ से ऐसे कट कर लिया था, कट कर लिया। अब उसको हमने किसके अंदर इंसर्ट किया था? उसको हमने इंसर्ट किया था वेक्टर के अंदर। इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीन टैक्सी, क्योंकि इस जीन को कट करके इसमें डाल दिया हमने और उस जीन को ये कैरी करेगा। तो अब ये कैसे हो जाएगा? हमारा वेक्टर है, इसके अंदर हमने अपना ये जो डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है वो यहाँ पे अटैच कर दिया। अब ये जो हमारा वेक्टर है ये क्या कहलाएगा? rDNA, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसे नहीं जुड़ गया, अब यहाँ पर भी हम देखेंगे एक एंजाइम का यूज हुआ है। ये जो एंजाइम का यूज हुआ है इसको ऐड करने के लिए उसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज या फिर मॉलिक्यूलर ग्लू। हमने देखा था यहाँ पे जिस एंजाइम ने कट किया था वो था हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि उसने इस मॉलिक्यूलर लेवल पे कट किया इसलिए हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो एंजाइम्स हम देख रहे हैं, कुछ एंजाइम यहाँ पे हमारे यूज़ हो गए। वेक्टर को हमने यूज़ कर लिया। अब ये वेक्टर जो हमारा जीन टैक्सी है ये अब कहलाएगा हमारा rDNA। अब ये जो rDNA है हमारा, इसमें हमारे पास डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है जिसकी बहुत सारी कॉपीज़ करते हैं हम लोग जीन क्लोनिंग में। ये कैसे करेंगे? जब हम इसको इंसर्ट करेंगे एक होस्ट के अंदर, जो यूजुअली क्या होते हैं? हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो हमने देखा ये हमारा होस्ट है, इसके अंदर ये वेक्टर जो है हमने इंसर्ट कर दिया। तो देख रहे हो बच्चों, ये हमने यहाँ पे जो हमारा rDNA है या जो हमारा अभी जो वेक्टर जो है, नया वेक्टर है, इसको हमने इंसर्ट कर दिया होस्ट में। अब ये क्या इंश्योर करेगा? ये इंश्योर करेगा इसकी बहुत सारी कॉपीज़ होस्ट में हो जाएं और जो प्रोजेनी है उसके अंदर भी इनकी कॉपीज़ आए। इससे क्या होगा? मल्टीपल नंबर हमारे पास आ जाएंगे किसके? उस डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट के। ये चीज़ हमने पढ़ी थी जीन क्लोनिंग में और आपने देख लिया उसमें हमने ये सारे टूल्स यूज़ किए हैं जो क्या क्या है हमारे पास? एंजाइम्स, वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। बाकी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसमें आप देखेंगे होस्ट के बारे में और हमारे वेक्टर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स के बारे में। तो देखते हैं बच्चों क्या क्या एंजाइम्स हम लोग यूज़ करते हैं RDT में। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक सेल के अंदर से हम देख रहे हैं न्यूक्लियस, हम देख रहे हैं कोई डीएनए है, वहाँ तक हमें पहुँचना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें अपना डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट निकालना है। अब हमें कौन कौन सी मुश्किलों को पार करके जाना है, क्या क्या बैरियर है उन सबको क्रॉस करना है और उसमें कौन कौन से एंजाइम लग रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं बच्चों, कोई सेल है, अगर सेल है तो उसकी सेल वॉल होगी, उसको तोड़ने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए होगा। तो जो फर्स्ट एंजाइम हमें यहाँ पे चाहिए होगा वो है लाइएजेस। ये क्या करेंगे? ये ब्रेक करेंगे सेल वॉल। ये क्या करेंगे? दे ब्रेक द सेल वॉल। अब मान लेते हैं ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में हम देखते हैं मेजॉरिटी में क्या होता है, किससे बनी होती है सेल वॉल? वो हमारी बनी होती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए कौन सा वाला लाइएज चाहिए होगा हमें? तब हमें चाहिए होगा सेल्यूलेज। सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए होगा कब? जब हमारे पास प्लांट सेल होगा। फिर बात करते हैं, अगर ये हमारा कोई प्रोकैरियोट हो गया, बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ेंगे। बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए वो बना किससे है। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमको चाहिए होता है लाइजोजाइम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लाइजोजाइम। ये क्या करेगा? प्लांट सेल वॉल के लिए।
बैक्टीरिया सेल वॉल के लिए, सो बैक्टीरियल सेल के लिए। अब अगर हम एज्यूम करते हैं ये हमारा फंगस है, तो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से। काइटिन को तोड़ने के लिए जो हमें चाहिए लाइएज, वो कौन सा होगा? काइटिनेज। ये कब चाहिए? जब हमारे पास फंगल सेल है। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या कर लिया भाई? सेल वॉल को तोड़ के तो हम अंदर आ चुके हैं, इतना हम लोगों ने बहुत आराम से कर लिया। अगर एनिमल सेल होगा तो कौन सा लाइएज यूज होगा? एनिमल सेल में सेल वॉल ही नहीं है तो हमें इस किसी लाइएज को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं, ये हमारे लाइएजेज हैं जो हम यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कौन से सेल से हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं अपना डीएनए फ्रैगमेंट। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब पहुँचते हैं बच्चों न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलेगा प्रोटीन्स, और क्या मिलेंगे? आरएनए और डीएनए, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ डीएनए। तो अब क्या करेंगे? बाकी सारी चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा, उन सबको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए वो कौन सा होगा? प्रोटीएज। फिर बात करते हैं आरएनए। आरएनए का ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए? आरएनएज, जो हम देखते हैं न्यूक्लियस ही होता है। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या देखा? आरएनएज यूज़ कर लिया। डीएनए तो हमें चाहिए तो उसका ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। तो क्या हुआ बच्चों? हमने ये कर लिया। अब हम सिर्फ अपने डीएनए तक पहुँच गए। हमारे पास अभी जो हमारी डिज़ायर्ड चीज़ है वो आ गई है, पर उतना बड़ा हमें नहीं चाहिए, उसमें से बिल्कुल छोटा सा चीज़ चाहिए हमें। अब उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एंजाइम विच इज़ न्यूक्लियस। वो बिलोंग करता है क्लास हाइड्रोलेज को। इससे पहले जो हमने प्रोटीएज पढ़े थे वो भी हमारे किसको बिलोंग करते हैं? हाइड्रोलेज क्लास को बिलोंग करते हैं। सो जो हमारा थर्ड एंजाइम है इट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सब क्लास है और इसकी जो क्लास है वो है हमारे पास हाइड्रोलेज। तो जो न्यूक्लियस है बच्चों, नाम से समझ में आ रहा है, ये डीएनए को तोड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा। अब ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं। वो जो 2 टाइप हैं वो कौन कौन से हैं? एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो ये आपको नाम से समझ में आ रहे होंगे, एक्सो और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? एक्सोन्यूक्लियस जो एंड्स पे, जो हमारे डीएनए है उसके एंड्स को जो क्लीव करता है वहाँ पे अटैक करके एंजाइम काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एज द नेम सजेस्ट, बीच में अंदर कहीं पे ये ब्रेक डाउन कर रहा है, वहाँ पर हम देखेंगे एंजाइम जो है क्लीव कर रहा है हमारे डीएनए को, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? एंडोन्यूक्लियस। और इसको हमने क्या बोल दिया? एक्सोन्यूक्लियस। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। cuts from ends of polynucleotide sequence। और इसी की अगर हम बात करें, cuts in the middle of polynucleotide sequence। cuts in the middle of polynucleotide सीक्वेंस। अब बच्चों अगर हम एंडोन्यूक्लियस की बात करें, ये बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पर पाया जाता है एक डिफेंस मैकेनिज्म। इनके पास एक डिफेंस, नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो हम देखते हैं हर प्रोकैरियोट्स के पास पाया जा रहा है। उसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं जरा एंडोन्यूक्लियस के बारे में। ईयर 1963 में साइंटिस्ट ने एक चीज़ देखी, प्रोकैरियोट्स के पास अपना एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि वो अपने आप को बचा सके फ्रॉम बैक्टीरियोफेजेस। तो वो जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम था उसको हमने बोला कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ऐसे 2 पाए जाते हैं हमारे जो आते हैं अंडर एंडोन्यूक्लियस। वो क्या होते हैं बच्चों? एक है हमारे पास मिथाइलेटिंग एजेंट, दूसरा जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको हम और एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं? RE,
RE हमने इससे पहले ही पढ़ा है, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। RE किस चीज़ का काम करता है? हिंदी वाला RE कट करने का काम कर रहा है, वही सेम काम तो ये भी करता है हमारा, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूलर सीजर्स है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए पहले तो। इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं? इसलिए बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करता है बैक्टीरियोफेज की एंट्री इनटू अ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज तभी एंटर कर पाएगा किसी बैक्टीरिया में जब उनका जीनोमिक हम देखेंगे सीक्वेंस सेम होता है काफ़ी हद तक, तभी एंटर कर पाएगा। तो वहाँ पर हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज के जो सीक्वेंस है उसको वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा, ताकि वो बैक्टीरिया के अंदर ना आ पाए। तो ये क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम इसलिए पड़ा है क्यों? रिस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरियम, ठीक है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है वहीं पे कट करता है, रिस्ट्रिक्टेड है वहीं के लिए, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, जो गलत है। पर ये वाली बात सही है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे काम करता है। वो जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है जहाँ पे हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? आगे से पीछे, पीछे से आगे, ये सेम साउंड करता है। जैसे नमन, आगे से पीछे, पीछे से आगे सेम है। नितिन, मैडम, या कह सकते हैं हम लोग मलयालम। तो अब देखो ये सारे आगे से पीछे, पीछे से आगे, देखो सेम से। तो ऐसे वाले सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमेशा जहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा वहीं पे कट करेगा। तो लिख देती हूँ, कट्स एट द साइट ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। इसके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे। थोड़ा सा जरा हम आ जाते हैं कहाँ पे? हमारे मिथाइलेटिंग एजेंट के पास। अब ये मिथाइलेटिंग एजेंट क्या करता है? ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ। वो क्यों करता है, इसकी क्या नीड है और ये कैसे हेल्प कर रहा है इनको डिफेंस में? तो बच्चों देखो, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये हमारा काम कर रहा है बैक्टीरियोफेज पे। वही सेम हम देखेंगे जीनोमिक कॉन्टेंट जो होंगे हमारे किसके होंगे? बैक्टीरियम के भी। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियोफेज पे काम कर रहा है वो हमारा बैक्टीरियम पे भी कर सकता है, उसका भी जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी कट कर सकता है। तो क्या होगा? इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा ढंग का। पर हमें ऐसा तो नहीं करना, हमें तो बैक्टीरियम को बचाना है। तो क्या होता है? उसी हम देखेंगे सीक्वेंस के साथ जोड़ देता है कौन? हमारा यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप जोड़ देता है, मिथाइलेटिंग एजेंट। तो अब जो सीक्वेंस है जो ओरिजिनल था उससे डिफरेंट हो गया, इस वजह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करता है? इट एड्स मिथाइल ग्रुप टू द DNA ऑफ बैक्टीरिया, जिससे क्या हो गया? जो DNA का सीक्वेंस है वो अलग हो गया। अब इस पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं करेगा और जो हमारा बैक्टीरिया का DNA है वो इंटैक्ट रहेगा। तो ये था बच्चों एंडोन्यूक्लियस के बारे में, जिसमें हमने देखा है कि दो चीज़ें थी, मिथाइलेटिंग एजेंट एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो बच्चों इसका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉमेनक्लेचर, किस तरीके से हम इसको नेम करते हैं वो पता होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे इको R1। ये जो इको R1 है यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? जो फर्स्ट वाला जो है, पहले तो देखो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये हम देख रहे हैं बैक्टीरियम से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जिससे निकला है उस बैक्टीरियम का नाम है हमारा एस्केरिशिया कोलाई। तो इसमें हम देखेंगे जो फर्स्ट आप देख रहे हैं लेटर, ये बताता है जीनस ऑफ बैक्टीरियम जिसमें हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। फिर आगे के जो दो हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं? अबाउट द स्पीशीज, जैसे इसका कोलाई। ये जो बता रहा है आर, ये जो आर है ये बता रहा है इसके स्ट्रेन के बारे में। जो यहाँ पे जो स्ट्रेन था वो था RY13 और 1 जो है मतलब ये जो फर्स्ट हम देखेंगे एंजाइम है यहाँ से जो हम देखेंगे डिस्कवर किया है। सो फर्स्ट RE फ्रॉम
ई कोलाई। तो इस तरीके से बेटा हमने देख लिया, ये नॉमेनक्लेचर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारी, ये 2 टाइप के कट करते हैं। वो जो 2 टाइप के कट हैं वो कौन से कट हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 2 टाइप के एंड्स फॉर्म करते हैं। वो जो 2 टाइप के एंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो हमारे पास एंड होता है उसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड, कोहेसिव एंड या फिर स्टैगरिंग एंड्स। जो दूसरे टाइप के एंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लंट या फिर फ्लश एंड्स। अभी किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं इको R1 का। मैंने आपको बताया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे काम करते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है? GAATTC। अब ये ऑपोजिट होगा यहाँ से GAATTC। और आप देखेंगे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी है, GC के साथ, AT के साथ, TA के साथ एंड CG के साथ। अब देखते हैं ये जो हमारे एंजाइम है ये कहाँ पे कट करते हैं। यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया। तो अब देखो ये कैसे फॉर्म होते हैं यहाँ पे हमारे। एक ये हो गया और एक एंड ये हो गया। तो अगर हम देखें ये दोनों एंड्स आपस में कैसे एकदम चिपके हुए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टिकी एंड, और इसी को हम स्टैगरिंग एंड भी बोलते हैं। आप खुद से देखो, इस वाले को देखो, ऊपर वाले को, ये इसके सपोर्ट से ऐसे खड़ा है। अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे लुढ़क सकता है, स्टैगर कर सकता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? स्टैगरिंग एंड। ठीक है, तो ये हमने देखा इस टाइप का जो कट किया, ऐसे वाले एंजाइम कैसा एंड प्रोड्यूस करें? स्टैगरिंग एंड या फिर स्टिकी एंड्स। फिर हम बात करते हैं ब्लंट एंड की या फिर फ्लश एंड्स की। सो इसमें हम देखते हैं हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है SMA1। ये कौन से सीक्वेंस पे काम करता है? CCCGGG, CCCGGG। ये बहुत सिंपली, बहुत ब्लंटली काटता है। यहाँ से कट कर दिया, अब क्या हो गया? एक एंड ये हो गए, एक एंड ये हो गया। तो एकदम ब्लंटली इसने कट कर दिया, 2 अलग एंड्स बन गए, इसमें कोई आपस में चिपके नहीं है। इस टाइप के एंड को हम बोलते हैं ब्लंट एंड्स। ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल बताना मेरा बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो है हिंड 2। अब ये जो हिंड 2 है इसकी क्या खासियत है? सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये फर्स्ट RE है टू बी आइसोलेटेड। ये पहला हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको आइसोलेट किया गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे तो सेकंड लिखा है, तो ये फर्स्ट कैसे हो सकता है? ये फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको आइसोलेट किया गया है, पर ये फर्स्ट इस बैक्टीरियम से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe से हमारा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो नहीं है जिसको डिस्कवर किया गया है। जो पहले डिस्कवर किया था उसको हमने हिंड 1 बोला, जो दूसरे नंबर पे किया उसको हिंड 2 बोला, लेकिन उसको हमने सबसे पहले आइसोलेट किया था। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? हिंड 2, फर्स्ट RE टू बी आइसोलेटेड। अब एक चीज़ आप और देखेंगे, यहाँ पर जो स्ट्रेन है इसको मैंने स्मॉल में लिखा है, और आप देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रेन है उसको मैंने कैपिटल में लिखा है। इसका क्या रीज़न है? सबसे पहले तो इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। ये है हीमोफिलस, IN स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजाe, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। यही बैक्टीरिया में जो क्या करवाता है? निमोनिया। अब यहाँ पे जो स्ट्रेन था उसका नाम था RD। R ऑलरेडी यूज़ हो रखा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रेन जो यूज़ किया वो था D, और ये स्मॉल में था इसलिए करके यहाँ पे D लिख दिया। और इसी वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। इसको हम बोलते हैं हिंड 2, और इसको क्या बोलता है? इको R1। उसको स्पेसिफिकली R बोला हमने, यहाँ पे D को इसी के साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये इस एंजाइम की खासियत है। अब देखते हैं कौन से सीक्वेंस पे काम करता है। तो अब देखेंगे ये भी आपस में एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है, GC के साथ, TA के साथ, CG के साथ, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी जो कट होगा वो कैसा होगा? और इस तरीके से हमने देखा 2 हमारे ब्लंट एंड्स या फ्लश एंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। तो इस तरीके से हमारे कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये वाला हमारा स्टैगरिंग एंड है, ये वाला हमारा कैसा है? ब्लंट या फिर फ्लश एंड्स। इतना क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं और क्या क्या एंजाइम हमें चाहिए होते हैं इन RDT। तो जो हमें 4th एंजाइम चाहिए होता है उसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज।
एल्कलाइन फॉस्फेटेज की क्या ज़रूरत है? जब हमने अपना डिज़ायर डीएनए फ्रैगमेंट निकाला, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी वो आपस में ही लाइगेट कर जाए, सेल्फ लाइगेशन हो सकता है डीएनए फ्रैगमेंट में। उसको रोकने के लिए, उसको इनहिबिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो क्या करता है, जो 5 प्राइम एंड होता है हमारा डीएनए स्ट्रैंड का, वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। और फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होते ही क्या होगा, अब आपस में वो लाइगेशन नहीं होगी। इतना क्लियर है? तो लिख देती हूँ, प्रिवेंट्स सेल्फ लाइगेशन of DNA by removing phosphate group from 5 प्राइम एंड। ठीक है, ये काम था हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेज का। तो अब हमने डीएनए को बचा लिया आपस में लाइगेट होने से भी। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये जो डीएनए है इसको हमें ऐड करना है वेक्टर में। तो उसको जो ऐड कर रहे हैं हम लोग वेक्टर में, वो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे एंजाइम होगा वो कौन सा होगा, डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है उसको वेक्टर से अटैच करता है। सो अटैचेस डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट टू वेक्टर। क्योंकि ये अटैच कर रहा है इसीलिए हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ये ध्यान रखना है आपको, मॉलिक्यूलर ग्लू। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल बता देती हूँ, T4 लाइगेज, ये हमारे पास एक एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट जो एंजाइम हमारे यहाँ पे काम आने वाला है वो है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज नाम से समझ में आ रहा है, क्या करेगा, ये अपनी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करेगा। तो जो नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है हमारे आरडीएनए की, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इट फॉर्म्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ आरडीएनए। तो ध्यान रखना है, ये जो मल्टीपल कॉपीज बन रही है आरडीएनए की, आरडीएनए क्या था, जब हमारे वेक्टर में जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है वो ऐड हो गया, और वो ऐड करने का काम किया था हमारे किसने, मॉलिक्यूलर ग्लू ने। उसके बाद ये जो पॉलीमरेज है इसने क्या किया, मल्टीपल कॉपीज उसकी फॉर्म कर दी। अब इसमें हम देखेंगे जैसे एक एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज का, वो क्या है, टैक पॉलीमरेज। तो ये जो टैक पॉलीमरेज है इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। टैक पॉलीमरेज जो है एक बैक्टीरियम से हमने ये एक्सट्रैक्ट किया जिसका नाम था थर्मस एक्वेटिकस। T स्टैंड्स फॉर थर्मस, AQ स्टैंड्स फॉर एक्वेटिकस। तो जो थर्मस एक्वेटिकस है इसी बैक्टीरियम को क्यों लिया और किसी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बैक्टीरियम थर्मोस्टेबल है, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर जाता है, इसलिए हमने इस वाले बैक्टीरिया से डिराइव किया हमारा ये वाला एंजाइम। लास्ट एंजाइम हमें चाहिए वो कौन सा है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर देगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या था हमारा, डीएनए से आरएनए बना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा। तो ये क्या करेगा, इट फॉर्म्स डीएनए फ्रॉम आरएनए। इस एंजाइम को हम तब यूज़ करते हैं जब हम जो हमारा वेक्टर है उसको यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा है, हमारा रेट्रोवायरस है। तो वो क्या करता है, हमारे आरएनए को फिर से क्या बना देता है, डीएनए। तो बच्चों ये थे सारे हमारे एंजाइम्स जिनको हम यूज़ करने वाले हैं आरडीटी में। आज की वीडियो में इतने ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेक्टर्स के बारे में। थैंक यू।